अगर पीएचडी करना चाहते हो तो गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वक्त इंडिया में 5,500 से भी ज़्यादा पीएचडी की सीटें निकल चुकी हैं। अगर आज भी आप खामोश बैठे हो तो जीवन का एक बहुत बड़ा मौका खो दोगे। देखिए, पीएचडी का फॉर्म सभी लोग भर रहे हैं और आप भी भर रहे हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिलेक्शन पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू पे काम नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति रिसर्च प्रपोजल पे काम नहीं कर रहा है। सिलेक्शन कैसे होगा, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको आपके सपने की कसम है, आज से आप लोग सिलेक्शन पे काम करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काम करेंगे, रिसर्च प्रपोजल पे काम करेंगे, तभी होगा पीएचडी पूरा करने का असली सपना। अगर आप पिछली गलतियों को रिपीट कर रहे हो तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। आज का पूरा वीडियो फोकस है सिलेक्शन कैसे होगा। पीएचडी का फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन होने तक का ये वीडियो है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपके सपने का एक फाउंडेशन है, एक आधार है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। आप सभी लोगों के लिए इससे बेहतरीन गोल्डन एरा कुछ भी नहीं हो सकता कि जब पूरे भारत में सबसे ज्यादा 5,500 के आसपास पीएचडी एडमिशन की सीटें आई हुई हैं। चाहे आप मास्टर डिग्री हो, चाहे आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, चाहे आप जेआरएफ क्वालिफाई हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, आप सभी लोगों के लिए भर भर के वैकेंसी आई हुई हैं। अब अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो इसमें आपकी गलती और किसी की गलती नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकता कि सीटें कम थी, मुझे पता नहीं चल पाया, वगैरह वगैरह कोई कुछ नहीं कह सकता। करो या मरो की स्थिति में एडमिशन ले लेना है। ठीक, आज मैं सिलेक्शन का मंत्रा भी लेके आया हूं, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो आज बेस्ड होने वाला है सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि फॉर्म हर साल आ रहे हैं और भर भर के आ रहे हैं, आप लोग भर भर के भी भर रहे हो, लेकिन इस पे काम आज होने वाला है कि सिलेक्शन सर कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन करा दीजिए। इसलिए मैं उस अस्त्र को लेके आया हूं जिसे पीएचडी एडमिशन का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो लेके आया हुआ हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह गेला एकेडमी इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। तो सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिए, जो मैं हमेशा ये चिल्ला रहा हूँ आपके सामने कि सर 5600 के आसपास पीएचडी की सीट आई हुई है। पहले इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप लोग लखनऊ का नाम सुने होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय, इसमें 1400 सीट आई हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 1400 सीट आई हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 1000 के आसपास सीट आई हुई है। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 650 के आसपास सीटें आई हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लगभग 700 के आसपास सीटें आई हुई हैं, और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा अन्य ढेर सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, देवी अहिल्याबाई करके बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिसमें भर भर के वैकेंसी आई हुई हैं। आप सभी लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना, तो मेरे इसी चैनल पे जाके देख लीजिए, सब यूनिवर्सिटियों का एक एक करके मैंने बताया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन कैसे होगा। जो मास्टर डिग्री है उनका सिलेक्शन कैसे होगा, जो नेट है, जेआरएफ है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में बातचीत करूंगा मैं। वीडियो को पूरा देखना, फिर ये मत कहना वीडियो को भगा के देख लिए, इतना ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं, कौन इतना सुनेगा। अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए आपके पास 8 से 10 मिनट नहीं है, तब आप भूल जाइए सपने कि पीएचडी कैसे होता है, पीएचडी में सेलेक्ट कैसे होंगे। पहला चीज, जो लोग मास्टर डिग्री हैं, मास्टर डिग्री का मतलब जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे उनका बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, या किसी भी डोमेन में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है, उनको तो रेट देना ही पड़ेगा। रेट या पैट। रेट का मतलब होता है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, पैट का मतलब होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। इनका तो ये रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। कौन लोग? जो पीजी वाले हैं। बाकी जो लोग नेट वाले हैं, जो लोग जेआरएफ वाले हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, ये सेलेक्ट हैं। ये कैसे लोग हैं? ये लोग कैसे लोग हैं? ये सेलेक्ट हैं। इनको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, और इंटरव्यू का जो ब्रह्मास्त्र होता है रिसर्च प्रपोजल, उस पर काम करने की जरूरत है। अब बड़ी बात आ जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आपका रिटन एग्जाम करवाती हैं तो रिटन एग्जाम में अपीयर होना है। अगर आपने भी नेट जेआर पास किया है तो रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो जिसके लिए मैं कह रहा हूं ना कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, उस पर मैं करने वाला हूं काम, उस पर मैं काम करने वाला हूं। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या हो जाता है? इंटरव्यू। सबसे जरूरी चीज क्या है? इंटरव्यू, सबसे जरूरी चीज। और दूसरा सबसे बड़ी जरूरी चीज होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका रिसर्च प्रपोजल, है ना। अरे भाई, रिसर्च प्रपोजल का मतलब शोध प्रस्ताव। आप लोग प्रेम प्रस्ताव लेके जाते हो ना,
राम जी प्रेम प्रस्ताव लेके गए थे सीता जी के पास, तो आप लोग भी अपना शोध प्रस्ताव कहाँ लेके जाओगे? पीएचडी एडमिशन के लिए उस इंटरव्यू पैनल में। अब बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है इंटरव्यू, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका रिसर्च प्रपोज़ल। रिसर्च प्रपोज़ल अकेले 15 नंबर का होता है, अकेले, और इंटरव्यू अकेले 15 नंबर का होता है, और ये दोनों मिला के 30 नंबर का इंटरव्यू होता है। चाहे आप इसको 30 नंबर कहिए, चाहे आप इसको 30% कहिए। मतलब अगर रिटन एग्ज़ाम होगा तो वो 70% का वेटेज होगा, और अगर आपका इंटरव्यू होगा वो तो 30% के वेटेज के आधार पे होता है। हर एक यूनिवर्सिटी में यही पैरा फ़ॉलो किया जाता है। अब जो रिसर्च प्रपोज़ल है, उसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी, जो उसकी हार्ड कॉपी है, याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करना। पूरा ध्यान से सुनना, चाहे आँख बंद कर लो, कान में लीड लगा लो, लेकिन पूरा ध्यान से सुनना। जो हार्ड कॉपी है इसका 5 नंबर मिलता है। मतलब आपने रिसर्च प्रपोज़ल बनाया, लेके चले गए, 5 नंबर आपको मिल गया। अब दूसरा चीज़, इसको जो आप प्रेज़ेंट करोगे, मतलब आपने उसके पूरे पैरा को, पूरे फॉर्मेट को फ़ॉलो किया है यूजीसी 2026-27 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो 5 नंबर आपको मिल जाता है। और 5 नंबर कब मिलेगा? जो उसमें से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया, आपको कैसे पता चला कि इसी पे ही पीएचडी करना है, और आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारी पीएचडी हो चुकी है, इसमें आप नया क्या करने वाले हो? आपका रिसर्च गैप क्या है? शोध अंतराल क्या है? आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है? आपकी हाइपोथेसिस क्या है? आपका लिटरेचर रिव्यू क्या है? आपने रेफरेंसेस कहाँ से यूज़ किए हैं? वो सारी चीज़ों के लिए 5 नंबर मिल जाता है। अब जो 15 नंबर ये रहता है, ये कैसे रहता है? अगर आप जेआरएफ पास हो तो 7 नंबर मिल जाता है। अगर आप नेट पास हो, नेट, तो आपको 5 नंबर या 3 नंबर मिल जाता है ना? तो टोटल करके ऐसे 10 या 12 नंबर मिल जाते हैं। बाकी जो आपका प्रेज़ेंट ऑफ माइंड होता है, आपका पहनावा, बोलने का तरीका, कहते नहीं, यू आर गुड लुकिंग पर्सन, आप देखने में बहुत स्मार्ट लगते हो, बहुत अच्छी हो आप। कहते नहीं, अरे बड़ी अच्छी थी वो। क्यों कहते हैं? उसका मिल जाता है किसके लिए? उसका मिल जाता है 3 नंबर या 5 नंबर, ये चीज़ें। तो इंटरव्यू का ये चीज़ हो गया, लेकिन अभी मेन चीज़ अब बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, इंटरव्यू पैनल में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि जब आप इंटरव्यू पैनल में अपना रिसर्च प्रपोज़ल लेके जाते हो, तो इसकी 3 या 4 हार्ड कॉपियाँ आपके पास रहती हैं। तो सारे रिसर्च जो प्रोफ़ेसर पैनल में बैठे रहते हैं, वो सभी लोगों के बीच में आप एक नमूने की तरह बैठोगे, ठीक? अब मैडम वहाँ, सर वहाँ, एचओडी सर वहाँ, यहाँ वो, ये सब लोग बैठे हुए हैं। अब आपने जो रिसर्च प्रपोज़ल बनाया, उसकी 3 या 4 कॉपियाँ हर यूनिवर्सिटी कहती है कि हाँ, हार्ड कॉपी लाएँगे। उसको दे दिए, सर, 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 अच्छा बेटा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेज आपने खूबसूरत बनाया है, तो यकीन मानिए उसके अंदर की भी चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी। इसीलिए अधिकतर दफ्तरों में, अधिकतर ऑफ़िसों में, अधिकतर कंपनियों में खूबसूरत लड़कियों को सबसे पहले गेट पे, रिसेप्शन पे बैठाया जाता है। कभी नोटिस किया? अब आपको करना क्या है? आपका जो कपड़ा है, कपड़ा कह रहा हूँ, आपका जो ड्रेस है, आपका जो ड्रेस है, वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम फॉर्मल होना चाहिए। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए। मुझे लगता है फॉर्मल ड्रेस का मतलब शर्ट पहनना चाहिए, ऐसे जैसे मैं टी-शर्ट पहना हूँ, ऐसे टी-शर्ट नहीं पहनना, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, ठीक? टी-शर्ट नहीं पहनना, शर्ट पहनना है, और इन करके जाना है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट चश्मा चश्मा आप जो रेगुलर यूज़ करते हो, उसको यूज़ करना है। काला चश्मा यूज़ करके नहीं जाना है, हीरोगिरी करके नहीं जाना है, दाढ़ी बाल सेट करवा लेना है। ऐसा नमूनों की तरह वहाँ पीएचडी में नहीं चले जाना है। वो आपकी खूबसूरती का नंबर नहीं देंगे, आपके सादगी और आपके उस हुलिया का नंबर देंगे, जिसके लिए पीएचडी बना हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो लड़की होगी, लड़की उस दिन लिपाई-पुताई थोड़ा कम ही करेगी। ऐसा नहीं कि आज मेरा पीएचडी इंटरव्यू है, चलो आज ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, 500 1000 रुपया देके बाल सेट कराती हूँ, आईब्रो सेट कराती हूँ, यहाँ का बाल हटवा देती हूँ, पूरा मेकअप करवाती हूँ, तब आज मैं जाऊँगी। ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप पीएचडी एडमिशन लेने जा रहे हो, ना कि ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो। इस बात को याद रखना। ड्रेस कोशिश करिए कि जीन्स वगैरह पहन के मत जाइए, लेकिन जो सिटीज़ एरिया में है, वहाँ चलता है, वहाँ का कल्चर, वहाँ का माहौल वैसा है कि आप पहन के भी जाएँगे तब भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कपड़े में क्या रखा है, वो कपड़े की बात बता रहे हैं। अरे भाई, कपड़े में बहुत कुछ रखा है, अभी आप लोगों को क्या पता है। अब ये तो आपका हो गया, आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना है कि मैं कैसा हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मुझे देख के प्रोफ़ेसर ये जान जाए कि ये बंदा ठीक-ठाक है, ये रिसर्च करने वाला है, ये रिसर्च में इसका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। ये तो आपका अपने ऊपर काम हो गया, अपने ऊपर काम हो गया। आपने अपने ऊपर काम कर लिया, इसका मतलब आपने 3 नंबर या 5 नंबर का काम कर लिया।
मतलब 3 नंबर या 5 नंबर आपको अपने पे मिल गया, ठीक? अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपका जो माइंड है, माइंड, अगर आपने अपने इंटरेस्ट आप एरिया पे रिसर्च टॉपिक बनाया है और आपके अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन अंदर बचा हुआ है, तो आप चीज़ों को बढ़िया से बता पाओगे, बढ़िया से ब्लेम कर पाओगे। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। टीचर वहाँ जो बैठे ना, हर साल उसके उन लोगों के सामने सैकड़ों ऐसे बच्चे आते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, इंग्लिश झाड़ते हैं, कुछ ऐसा बोलने लगेंगे कि सब्जेक्ट से अलग हट के ही बात करने लग जाएँगे। तो ऐसा भी काम नहीं करना है, अपने माइंड को थोड़ा-सा रोक के रखना है। याद रखना कि टीचर लोग ये चाहेंगे कि आप उनके साथ फॉर्मल हो, फॉर्मल होने का मतलब ये ना है कि मेरे यहाँ चाचा रहते हैं दिल्ली में, मेरे लखनऊ में मामा रहते हैं, सर आप कहाँ रहते हो? ये सब चीज़ें करने के लिए बाद में जब एडमिशन हो जाएगा, फिर बाद में ये सब नौटंकी आप लोग कर लेना। इंटरव्यू प्रिपरेशन में, इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें याद रखना नहीं करना है। ओवर स्मार्ट, इंग्लिश झाड़ने वाली बात, ये सब चीज़ें नोट करके रखना, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा उनको इस बात को पकड़ने में कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, टॉपिक से आप अलग बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हर साल उनके सामने ये सारे बच्चे आते रहते हैं। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? सिलेक्शन वाली बात बता रहा हूँ, सिलेक्शन का बेस्ट ये वीडियो है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगली बड़ी चीज़ क्या हो जाती है, याद रखना है, क्या चीज़? ओवर। ओवर क्या? स्मार्ट या सब्जेक्ट से हट के बात नहीं करनी, इंग्लिश नहीं झाड़ना, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उसी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू दे देना है, ठीक? बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? ये इंटरव्यू पैनल की बात बता रहा हूँ। जब प्रोफ़ेसर लोग आपके सामने बैठे रहेंगे, आप अगर कॉन्फिडेंस हैं, तो चीज़ों को बेहतर बता पाएँगे, कम आता हुआ भी चीज़ों को बेहतर बता पाएँगे। लेकिन आपको बहुत सारा चीज़ आता है, आप नर्वस हो गए और नर्वस होने के दौरान आपको आई हुई चीज़ें भी आप बता नहीं पाओगे। जब इंटरव्यू पैनल के बाहर निकलोगे, तब कहोगे, "अरे! ये तो मैं जानता था, बढ़िया से मैं बता नहीं पाई।" आप बढ़िया से बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, ये आपको भी पता चल जाता है, उस पैनल से बाहर आते ही। अब सबसे ज़रूरी चीज़, क्या चीज़? शोध प्रस्ताव। शोध प्रस्ताव। शोध प्रस्ताव, ये इंटरव्यू का आधा है। इंटरव्यू का आधा का मतलब 50% यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से याद रहे, स्पष्ट रूप से याद रहे। पहला तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो आपका टॉपिक रहने वाला है, जो आपका टॉपिक टॉपिक जो आपका टॉपिक रहने वाला है, पहला चीज़ उसके बारे में क्या होना चाहिए, टॉपिक को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं, मतलब किस समस्या पे आप क्या काम करने वाले हो, 5 साल आप जिस पे काम करने वाले हो, समस्या क्या है, उसका निदान आप क्या करने वाले हो। टॉपिक आपका रिलेवेंट होना चाहिए, आपके कोशिश करिए आपके सब्जेक्ट का ही हो और टॉपिक 2 या 3 लाइन्स का कम से कम हो। ऐसा नहीं कि 1 लाइन का 3-4 शब्द का। रिजेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू पैनल से खदेड़ देंगे, इतनी बेइज्जती महसूस होगी कि जब पूछेंगे इंटरव्यू पैनल में क्या हुआ? क्या पूछे सर? हाँ, हाँ। फिर ये बहाना करके निकल जाओगे कहाँ? फिर मुँह धुलोगे। टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। लाइन बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, 2 या 3 लाइन का। टॉपिक कैसा होना चाहिए? आपका विषय का होना चाहिए। टॉपिक कैसा होना चाहिए? उपयोगी टॉपिक, रिलेवेंट, जो आज के समय में उपयोग हो सके, जो आने वाले समय में काम आ सके, ऐसा टॉपिक होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि स्टडी ऑफ एरिया, स्टडी ऑफ एरिया। स्टडी ऑफ एरिया का मतलब आप किस एरिया में काम करने वाले हो, जो पीएचडी करने वाले हो, मैं इसको पूरे को इरेज़ कर दूँ ताकि सिर्फ़ रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बता पाऊँ, ठीक? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। याद रखना, ये मेरा वीडियो आज जो लोग देखेंगे, यकीन मानिए उनके होश उड़ने वाले हैं और कहेंगे सर काश ये मुझे पहले पता चल गया होता, तो यकीन मानिए मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाता। मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाता, ये वीडियो अगर मैंने पहले बता दिया होता। तो रिसर्च प्रपोज़ल की बात हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च प्रपोज़ल की, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक की बात कर लिया है। टॉपिक, टॉपिक कैसा होना चाहिए? टॉपिक यूनिक होना चाहिए, यूनिक, और 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपके विषय से संबंधित होना चाहिए टॉपिक। और कैसा होना चाहिए? आपके इस वक़्त के लिए उपयोगी होना चाहिए। आपका टॉपिक, जो आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो, जिस पर आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। और अगला चीज़ क्या होना चाहिए? ये तो पहला नंबर हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या हो गया? आपका जो स्टडी ऑफ एरिया है, आपका जो स्टडी ऑफ एरिया है, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, आप हिमाचल ले लो, जम्मू कश्मीर का टॉपिक ले लो।
तो स्टडी ऑफ एरिया वही होना चाहिए जहाँ पे आप पूरा फुल फ़ोकस से काम कर सको, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा नहीं कि घूमने-टहलने के नज़रिए से चलेंगे तो अपने जीएफ को, अपने बीएफ को लिवा के चलेंगे, मार खाओगे बाँध के, ठीक? तो कैसे काम आपको, जैसे जो लड़कियाँ हैं, लड़कियों के लिए मेरा सजेशन है, आप लोग सेकेंडरी डाटा पे काम करेंगे और जो लड़के हैं, वो किसी पे काम कर सकते हैं, चाहे प्राइमरी डाटा पे काम करें, चाहे सेकेंडरी डाटा पे काम करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सभी लोग याद रखिए कि सेकेंडरी डाटा पे काम करने का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि एक जगह अपने घर पे, अपने रूम पे बैठ के सारा डाटा किताबों से, ऑनलाइन से, शोधगंगा से, रिसर्च स्कॉलर से, अन्य जगहों से कलेक्ट करके पूरा रिसर्च थीसिस लिख दिया और जमा कर दिया, पीएचडी अवार्ड हो गया, नाम के आगे डॉक्टर हो गया। ठीक? अगली चीज़ क्या हो जाती है? अगला चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो जाता है? तीसरा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। ऑब्जेक्टिव आपके उद्देश्य क्या है? जैसे आप पीएचडी करना चाहते हो, आप पीएचडी किस लिए करना चाहते हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो टॉपिक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हो, उस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहते नहीं कि आपका विज़न अगर क्लियर नहीं है, आपका उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है, तो आप सही रास्ते पे चल ही नहीं सकते और आपका काम जल्दी खत्म नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आप घर से निकलिए बिना प्लान करे कि बाज़ार में चलिए और पैसा लेके निकलना। यकीन मानो किसी भी मार्ट में घुसने से पहले और घुसने के बाद आप देखना क्या बदलाव होगा। मार्ट में घुसने पे लगेगा कि अरे मेरे पास ये नहीं, मुझे ये लेना चाहिए, मुझे वो लेना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाज़ार को ऐसे सजाया ही गया है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। और आप अगर उद्देश्य क्लियर करके गए हो कि मुझे यही लेना है, यही लेना है, फिर चले आना है, तो यकीन मानिए आपका पैसा खर्च कम होगा, आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए उद्देश्य बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना? अब अगला चीज़ क्या है? अगला चीज़ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना। परिकल्पना, और जैसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या अंतर है? थ्योरी क्या होती है? वो सिद्ध हो चुकी होती है, जिसको प्रूफ किया जा सकता है, जिसके लिए एविडेंस होता है, जिसको प्रूफ किया जाता है, जिसके पास सबूत होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव कथन होता है, जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जब प्रूफ कर देते हैं तो थ्योरी बन जाती है। तो हाइपोथेसिस परिकल्पनाएँ बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। गानों वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे चाँद तारों में नज़र आए चेहरा तुम्हारा। क्या पॉसिबल है चाँद में तुम्हारा चेहरा नज़र आएगा? लोग वैसे भी तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद कर रहे हैं और गाना बन गया चाँद तारों में नज़र आए चेहरा तुम्हारा। अगर ऐसी ही परिकल्पना आपने बना लिया तो ज़िंदगी भर इसको सिद्ध करते रह जाओगे, कभी सिद्ध नहीं होगा और ना ही चाँद में चेहरा दिखेगा। इसलिए आप लोग अपने टॉपिक का जो हाइपोथेसिस बनाएँगे, उसी को पूरे पीएचडी के दौरान सिद्ध करना रहेगा। पूरे पीएचडी के दौरान पूरे पीएचडी के दौरान आप इसी को सिद्ध करोगे। आप इसी को सिद्ध करोगे और कोई भी ऐसी परिकल्पना नहीं बना लेनी है कि जिसको आप सिद्ध ही ना कर पाओ। और अगर ऐसा आपने कुछ किया तो यकीन मानिए आपको पीएचडी अवार्ड होगा नहीं, आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा और बहुत पैसा कन्फ्यूज़ होगा। ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे कि मैं पीएचडी में क्यों आया, क्यों आई। ठीक? अब अगली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है अगला चीज़, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू यानी कि साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा का मतलब जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, जब आप किताबें पढ़ोगे, जब आप थीसिस पढ़ोगे, जब आप शोध रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह अन्य लोगों का पढ़ोगे, जब पीएचडी की पूरी सिनॉप्सिस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा इनके में ये गलती है, उनके में वो गलती है, मैं इस गलती को और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। वहीं से पता चल जाएगा मुझे अब इसी पे काम करना है। ये बात तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे, साहित्य समीक्षा नहीं करोगे। बहुत सारे लोग इस बात के लिए कन्फ्यूज़न रहते हैं, सर करना क्या है? मैं करूँ क्या? मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं टॉपिक चुनूँ कैसे? कोई बात नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक करके चलना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। ठीक? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न आती है, पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय का रिसर्च प्रपोज़ल बनाना हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन का तैयारी करनी हो, संपर्क करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक? तो ये वाली बात समझ गए ना? यहीं से हमें रिसर्च गैप पता चलेगा। रिसर्च गैप मतलब शोध अंतराल पता चलेगा, हमें पीएचडी करना किस पे है और कैसे करना है। और अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब विधि।
आप पीएचडी तो करोगे, आप शोध तो करोगे, लेकिन किस माध्यम से, किस विधि से करोगे, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपकी कौन-कौन से ऐसे टेक्नीक होंगे, कौन-कौन से ऐसी विधियाँ होंगी, जिस पर पूरी पीएचडी के दौरान उस माध्यम से आप काम करोगे। ये पूरा सब कुछ लिखना होगा। और अगला चीज़ सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, आपके एरिया का महत्व, आपके स्टडी एरिया का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या, आपकी पीएचडी रद्दी में कहीं फेंकी पड़ी रहेगी कि आपकी पीएचडी का कहीं कोई गवर्नमेंट पॉलिसी में यूज़ हो रहा होगा, कहीं कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसको यूज़ कर रही होगी, या बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर आपकी पीएचडी को पढ़ रहे होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी पीएचडी करने का नतीजा डिपेंड करेगा कि आपने पीएचडी कैसे किया हुआ है। अगला आउटकम, आप जो पीएचडी कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट क्या है? क्या फ़ायदा होगा सोसाइटी को? क्या फ़ायदा होगा इंस्टीट्यूट को? क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को? उसका रिज़ल्ट क्या है? आउटकम क्या है? जो आपने 4-5 साल गवर्नमेंट का पैसा खाया, माँ-बाप का पैसा वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया, उसका क्या रद्दी के भाव में फेंक देना है कि सिर्फ़ कोटा पूर्ति के लिए आपने पीएचडी की है? सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। याद रखना, पीएचडी सबकी ज़िंदगी बना भी देती है और पीएचडी अधिकतर लोगों की ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया। और अगला चीज़ है, क्या चीज़? संदर्भ, रेफ़रेंस। आपने कौन-सा मैटर कहाँ से लिया है, उस चीज़ को बताना होगा, उस चीज़ को दिखाना होगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं बता रहे हो, उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब आपने साहित्य चोरी किया है, आपके ऊपर प्लेगरिज़्म लगेगा। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं। याद रखिए, कोई भी विचार आपका मूल नहीं है, या तो आपने कहीं से पढ़ा होगा, या किसी ने बताया होगा, किसी ने देखा होगा, कहीं से कुछ तो किया होगा, तभी आपके मन में वो विचार आया। आपके पास अपना कोई भी विचार मूल नहीं है। अगर मूल विचार है तो कमेंट करके बताओ आपने क्या नया सोचा, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी पढ़े, बिना किसी को देखे। कहीं न कहीं से वो या तो डायरेक्ट रहेगा, या तो इनडायरेक्ट रहेगा, या प्रभावित रहेगा, ठीक? तो अगर आप इतना काम करते हो, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आप सेलेक्ट हो जाना है, बस इतना ही फ़र्क है। याद रखिए, आपको पीछे करने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ़ आप हो। इतनी सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पीएचडी में सेलेक्ट हो जाओ। इसके अतिरिक्त अगर कोई ये चाहता है कि सर, क्या आप पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं? इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन के चांसेस 90% बहुत हाई हो जाते हैं, अगर आप गला अकेडमी के माध्यम से, गौतम सर के माध्यम से अपना प्रिपरेशन को धार देते हो तो। अगर किसी को कोई संपर्क करना है, तो आप इस नंबर पे आप सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप करेंगे और आवश्यकता लगेगी तो आपके पास कॉल जाएगा या मैसेज जाएगा। आप लोग इस पे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन की पूरी तैयारी कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल की पूरी तैयारी कर सकते हैं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, इंटरव्यू को कैसे क्रॉस करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कैसे करवाना है, सिलेक्शन कैसे ले लेना है। वो सारी चीज़ें इस पे करवाई जाती हैं, सब कुछ एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट के अंतर्गत। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।